हेलो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, आज के क्लास में हम लोग उसी को कंटिन्यू करने वाले हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। पहला क्वेश्चन है, भारत में नगर निगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, वार्ड कमिश्नर आयुक्त का पद निर्वाचित होता है। वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है। वार्ड कमिश्नर का चुनाव वार्ड काउंसिलर पार्षद करते हैं। और चौथा है, वार्ड कमिश्नर का चुनाव प्रशासनिक कर्मचारी करते हैं। हमारा आंसर बी हो जाएगा, वार्ड काउंसिलर पार्षद एक निर्वाचित सदस्य होता है, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में महिला रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए कानून है जिसके तहत ये अनिवार्य है कि जिस संस्था में 30 से अधिक महिला कर्मचारी काम करती है वहाँ क्या होना चाहिए। शिशु सदन होना चाहिए, सैनिटरी पैड निकालने की मशीन होना चाहिए, महिला अध्यक्ष होना चाहिए, यातायात होना चाहिए। क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, शिशु सदन वहाँ पे होना चाहिए, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोजा पार्क द्वारा बस में अपनी सीट देने से मना करना संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में किस आंदोलन का शुरुआती बिंदु बना। पहला ऑप्शन है जेंडर अधिकार आंदोलन, सार्वजनिक स्थलों में प्रवेश की समानता का आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन और श्वेत महिलाओं के न्याय आंदोलन। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा कि नागरिक अधिकार आंदोलन। नेक्स्ट है, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया डैश का पूर्ववर्ती है। सर्वोच्च न्यायालय, बॉम्बे उच्च न्यायालय, दिल्ली उच्च न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। तो ये आपका सर्वोच्च न्यायालय का पूर्ववर्ती है। नेक्स्ट है, पद वेतन एवं सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए मुगलों द्वारा प्रयोग में लाई गई श्रेणी क्रम व्यवस्था कहलाती थी। मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था, जब्त व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था। आंसर ए हो जाएगा, मनसबदारी व्यवस्था हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों ए और बी पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन है, ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज्यादातर भटिया अनुपयोगी हो गई थी। दूसरा है, इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगल कन्या नियम लागू करना था। ए बी दोनों गलत है, ए बी सही है, ए बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है। ए बी दोनों सही है और बी सही व्याख्या करता है। तो आंसर देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पर बी सही व्याख्या नहीं करता है, यहाँ पे बोल रहा है सही व्याख्या करता है। ए बी दोनों सही है और दोनों यहाँ पे देख लीजिए, ये बोल रहा ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारतीय गांवों की ज़्यादातर भटिया उपयोगी हो गई थी। तो इसका एक कारण औपनिवेशिक सरकार द्वारा जंगलों का नया नियम लागू करना था। ठीक है, औपनिवेशिक से क्वेश्चन आता है कि औपनिवेशिक क्या होता है। तो ये दोनों जो है ना एक दूसरे से रिलेट भी है और ये जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये इसको जो है व्याख्या कर रहा है। यहाँ पे औपनिवेशिक से क्वेश्चन कैसा आता है, जैसे औपनिवेशिक का मतलब क्या होता है। तो देखिए, जब किसी एक के कारण जो रहता है, जैसे कि हमारा जो इंडिया में जब अंग्रेज लोग आए, ठीक है, जब अंग्रेज लोग आए तो इसके कारण क्या हुआ कि हमारी जो संस्कृति थी, हमारी जो इकोनॉमिक और मतलब हर एक तरीके से यहाँ पे हमें चेंजेस देखने को मिला, काफ़ी डेवलपमेंट हुआ था। लेकिन इसके साथ साथ बहुत नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीज़ हुआ था। तो वो जो छाप छोड़ गए अंग्रेज यहाँ पे, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक कहते हैं। इसी को हम लोग औपनिवेशिक कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन हमें देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलामगिरी नामक की पुस्तक के लेखक कौन थे। ज्योतिराव फुले थे, बी आर अम्बेडकर थे, ई बी रामस्वामी थे और नारायण गुरु थे। हमारा आंसर ए हो जाएगा, ज्योतिराव फुले हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेरियार को गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। पेरियार का गैर ब्राह्मण आंदोलन विचारधारा पर आधारित था। पहला, सर्वप्रथम व्यक्ति को स्वयं का सम्मान करना चाहिए, तभी दूसरे भी हमें सम्मान देंगे तथा उसी के तरह हमारे साथ व्यवहार करेंगे। दूसरा, स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट है, सामाजिक असमानताओं के विरोध के तौर पर ग्रंथों और विलेखों में जो कहा गया है उसके विपरीत करना। और चौथा है, एक नए धर्म के उदय को बढ़ावा देना जो समावेशी हो देखिए समावेशी हो तथा व्यक्तियों के लिए सम्मानजनक हो। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो स्वयं को धार्मिकता से मुक्त करना, क्योंकि सभी असमानताओं को ईश्वर की देन के रूप में प्रोत्साहित किया गया। तो आंसर बी जो रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 1906 ईस्वी में
सोंगड्रम संगमा की बगावत इसलिए हुई क्योंकि जनजातीय समूह, पहला ऑप्शन है सिक्किम में जमीन के मालिकाना अधिकारों पर जोर दिया, दूसरा है मणिपुर प्रांत में अपने परंपरागत अधिकारों को जारी रखना चाहता था, तीसरा असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया, चौथा त्रिपुरा में वन क्षेत्र में बसे रहने पर जोर दिया। तो देखिए ये सोंगड्रम संगमा की जो बगावत 1906 में हुआ था, क्यों हुआ था, तो असम में औपनिवेशिक वन कानून का विरोध किया गया था। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है औपनिवेशिक भारत में स्टील तथा लोह धातु क्रम में गिरावट पर चर्चा करने के लिए आप इनमें से कौन सा कारण देंगे। पहला ऑप्शन है अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, दूसरा नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो केवल ए बी, तो ये बिल्कुल ये दोनों हमारा जो है बिल्कुल सही है कि कौन सा कारण देंगे कि अंग्रेजों द्वारा नवाबों तथा राजाओं को हराने के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड से आयात होने लगा था, और दूसरा नए वन कानूनों ने लोगों पर आरक्षित वनों में जाकर लकड़ी इकट्ठा करने पर पाबंदी लगा दी थी। तो ये दोनों जो है हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान की समवर्ती सूची उपलब्ध कराई गई। पहला ऑप्शन है केंद्र की शक्ति को संकेंद्रित करने के लिए, दूसरा है राज्यों को अधिक स्वायत्तता एवं स्वतंत्रता देने के लिए, तीसरा है केंद्र तथा राज्यों के बीच संयुक्त जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए, चौथा है समुदाय द्वारा निर्वाह किए जाने वाली जिम्मेदारियों की अलग श्रेणी बनाने के लिए। देखिए संविधान की समवर्ती सूची जो है उपलब्ध क्यों कराया गया है, यहाँ पे जैसे इसको हम लोग संघ कहते हैं, ठीक है, समवर्ती सूची। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि राज्य हो गया, आपका केंद्र हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे जो राज्य रहेगा ना उसका अपना जिम्मेदारी है, जो केंद्र है उसका अपना जिम्मेदारी है, ठीक है। जैसे कि हमारे यहाँ जितने भी राज्य हैं 29 राज्य है, तो हर एक राज्य का जो सीएम रहेगा तो वो अपने अपने राज्य का जिम्मेदारी निभाएगा, ठीक है, कोई भी दूसरे के राज्य में जाके हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और केंद्र जो है ये तो आपका सेंटर पे बैठा रहेगा, ठीक है, और ये अपना जो है जिम्मेदारी जो है निर्वाह करेगा। तो दोनों का जो है जो संयुक्त जिम्मेदारी है उसको सुनिश्चित करने के लिए यहाँ पे क्या किया गया था, तो संविधान की समवर्ती सूची को जो है उपलब्ध कराया गया था। यहाँ पे संघवाद, संघ मतलब क्या होता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ से एक और क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है सेटेट में कि संघवाद क्या होता है, ठीक है। तो संघवाद क्या होता है, संघवाद मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक से ज़्यादा स्तरीय का जो सरकार होता है, स्तरीय का जो सरकार होता है उसको हम लोग संघवाद कहते हैं। जैसे कि हम लोग का भारत में तीन स्तरीय जो है हम लोग का सरकार है, 3 स्तरीय सरकार है। क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई हमारे यहाँ इंडिया में कितनी स्तरीय सरकार है, तो 3 स्तरीय सरकार है। संघवाद मतलब क्या होता है, तो एक से ज़्यादा स्तरीय का सरकार, ठीक है, उसको संघवाद कहते हैं। 3 स्तरीय कैसे हो गया, तो हम बोलेंगे 3 स्तरीय में पहला जो स्तरीय है वो स्थानीय स्तरीय हो गया, फिर बोलेंगे राज्य स्तर हो गया, फिर बोलेंगे केंद्र स्तर हो गया। केंद्र सर में जो कि आपका पीएम नरेंद्र मोदी बैठा हुआ है, राज्य में जितने भी राज्य है उसके जो हमारा सीएम बैठे हुए हैं, और स्थानीय में मतलब हो गया हर एक राज्य का, ठीक है, जो जिला अधिकारी हो गया, पंचायत हो गया, स्तरीय हो गया, तो इसको स्थानीय स्तर कहेंगे। तो यहाँ पे हर एक का अपना अपना काम होता है, ठीक है। पंचायत में कुछ काम होगा तो पंचायत में पंचायत लेवल पे उसका काम को देखा जाता है, ठीक है। इसी तरह से राज्य जिला स्तर पे होता है, फिर राज्य स्तर पे होता है, फिर उसके बाद आपका केंद्र स्तर पे होता है। तो तीनों का अपना अपना काम है, और 1 से 3 ज़्यादा लेवल को हम लोग संघवाद कहते हैं, ठीक है। तो केंद्र तथा राज्यों के बीच जो संयुक्त जिम्मेदारी को सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि भारत में किन तिथियों पर विश्व युद्ध होता है। देखिए ये चैप्टर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़े हुए हैं, और ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 21 मार्च, 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर, 21 जून और 22 सितंबर, 21 मार्च और 23 सितंबर। ऐसा क्वेश्चन आता है ना तो कंफ्यूजन होता है, और इसलिए इसको एक से कई बार ज़्यादा आपको देखने की ज़रूरत होती है। तो विश्व जो होता है ना ये 1 मार्च और 23 सितंबर को होता है। तो आंसर डी जो रहेगा ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व में क्या होता है, हम लोग बस 2 दिन पहले ये चीज़ को डिस्कस किए हुए थे, ठीक है, जो कि हम लोग क्लास 6 का जो आपका चैप्टर
2 में हम लोग ये इस चीज़ के बारे में पढ़े हुए हैं। नेक्स्ट है, ग्लोब पर सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होती है? विषुवत वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, उत्तर ध्रुव वृत्त। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा, तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। जैसे कि हमारा ये सर्कल होता है, ठीक है, तो इसी तरीके से ये हमारा जो है ग्लोब है, ये ग्लोब में ये उत्तर ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है, ठीक है, ये पूर्वी ध्रुव, ये पश्चिम ध्रुव होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, जैसे कि ग्लोब में जो इक्वेटर होता है ना, 2 इक्वल हाफ में इसको सर्कल को डिवाइड करता है। इसी तरीके से इसके बाद जितने भी आपका जो रहेगा, जो कि आपका पैरेलल रहेगा इक्वेटर का, वो इससे छोटा रहता है, ये डायमीटर का, सॉरी इसको डायमीटर कहते हैं, ये डायमीटर, सॉरी थोड़ा सा गलती हो गया। सर्कल में जो आपका 2 इक्वल हाफ में जो डिवाइड करता है सर्कल को, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं, गलती से इक्वेटर बोल दिए थे, डायमीटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे डायमीटर सबसे ज़्यादा बड़ा होता है। इसके बाद अगर कोई लाइन जो पैरेलल रहेगा डायमीटर का, वो उससे छोटा रहेगा, है ना। इसी तरीके से ग्लोब में उत्तरी अक्षांश हो गया, ये दक्षिणी अक्षांश हो गया, ये विषुवत वृत्त होती है। ये विषुवत वृत्त जो रहता है ना, ये ग्लोब को 2 इक्वल भाग में विभाजित करता है। इसको हम लोग उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग उत्तरी वृत्त कहते हैं, इसको हम लोग दक्षिणी वृत्त कहते हैं। यहाँ पे एक लाइन रहेगा जो कि आपका 66 और हाफ डिग्री पे रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कर्क रेखा कहते हैं, ठीक है। क्या रखेंगे? नहीं, 23 और हाफ डिग्री पे रहता है, इसको हम लोग कर्क रेखा कहेंगे। और यहाँ पे जो रहता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? मकर रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा किस में है? कर्क रेखा जो रहता है ये आपको उत्तरी ध्रुव में है, और मकर रेखा किस में है? दक्षिणी ध्रुव में है। ये भी याद रखिएगा, ठीक है। कर्क रेखा किस में है? उत्तरी ध्रुव, और मकर रेखा दक्षिणी ध्रुव। अब देखिए, कर्क रेखा जो रहेगा ये तो विषुवत वृत्त से छोटा है ना, मकर रेखा जो है ये भी विषुवत वृत्त से छोटा है। अब ये वाला जो लाइन रहेगा, इसको हम लोग उत्तर ध्रुव वृत्त कहते हैं, और यहाँ पे जो रहेगा वो दक्षिण ध्रुव वृत्त कहेंगे। अब ये दोनों भी तो छोटा है ना, ये से विषुवत वृत्त से, तो आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये जो विषुवत वृत्त रहता है, ये 0 डिग्री पे रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख चुके, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? आंसर ए जो रहेगा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी इस क्वेश्चन को काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड करके पूछता है। अगर ऐसा सिंपल तरीके से पूछ गया तो बहुत ही ईजी है, लेकिन हमें जो है यहाँ पे और भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस टॉपिक से, ठीक है। तो पहला देखिए, यदि भारत में शाम के 6:30 बज रहे होंगे तो लंदन में क्या होगा? सुबह का 1, सुबह का 12, दोपहर का 12 और दोपहर का 1। तो भारत में क्या बोल रहा? भारत में शाम का 6:30 बज रहा है, शाम के 6:30 बज रहा, तो लंदन में क्या होगा आपका? लंदन में यहाँ से 5 घंटा घटा दीजिए, 5.5 घंटा घटा दीजिए, तो 1 बज रहेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, मतलब क्या हुआ? हमारा जो लंदन का जो टाइम रहेगा ना, जो भी टाइम रहेगा उसमें से 5.5 घंटा को अगर ऐड कर दीजिएगा तो वो हमारा भारत का निकल जाएगा। समझ में आया? भारत का निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? लंदन का जो भी रहेगा, लंदन का उसमें 5.5 घंटा को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम लोगों का भारत का दिया हुआ है 6.5 घंटा दिया हुआ है, 6:30 बज रहा है। तो इंडिया का लंदन का निकालने क्या करेंगे? घटाएंगे। क्या करेंगे? घटाएंगे। तब तो हमें लंदन कब मिलेगा? क्योंकि लंदन का 5 घंटा क्या होता है? क्योंकि कम रहता है, और भारत का क्या होता है? 5 घंटा ज़्यादा रहता है। तो अगर ये शाम को 6:30 बज रहा, तो उसमें से हम लंदन का घटाएंगे ना, तब ना भारत में से लंदन का घटाएंगे, भारत में से 5.5 घंटा घटाएंगे, तब हमें क्या मिलेगा? लंदन का मिलेगा। तो 6:30 में से हम अगर 5.5 घंटा घटाते हैं तो हमें कितना मिलेगा? आपका 1 बजे मिलेगा। तो दोपहर के क्या बज रहा होगा? 1 बज रहा होगा। तो अगर लंदन में अगर दोपहर का 1 बजेगा तो हम लोग का भारत में कितना बजेगा? 6:30 बजेगा, ठीक है, शाम। अगर लंदन में 12 बज रहा होगा तो हम लोगों का भारत में कितना बजेगा? 7:30 बजेगा, ठीक है। अगर हमारा लंदन में 11 बजेगा तो भारत में कितना बजेगा? 8:30 बजेगा। तो आज की क्लास वहीं तक रखते हैं, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।